हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो है रेक्टिफायर के बारे में, और रेक्टिफायर से रिलेटेड फ़िल्टर्स की हम बात कर रहे थे। फ़िल्टर्स में हमने एक इक्वेशन निकाली थी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो इक्वेशन थी हमारे पास ई डी सी इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एम क्या है, आपकी जो भी वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। ई एम टी अपॉन में टू आर एल सी। हमने बात करी थी जो है शंट कैपेसिटर जो शंट कैपेसिटर आपका जो है फिल्टर की, और उस फिल्टर में हमने जो ईडीसी निकाला था, जो रिपल वाला कंपोनेंट जो आपका आ रहा था। हम ये जो कंपोनेंट है ना आपका ई एम टी अपॉन में टू आर एल सी, ये रिपल है, आपका प्योर डीसी नहीं मिल रही। हमने इस तरह से एक डायग्राम खींचा था, उसका आपको याद होगा पिछला लेक्चर में, और मैंने कहा था इस तरह से मुझे जो करंट कंटिन्यूसली मिलता है। तो यहाँ से चार्जिंग होती है आपके कैपेसिटर की, और कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक की फुल वैल्यूज़ तक चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर ये चार्ज होता है, फिर ये डिस्चार्ज होता है। तो हमने इसको इस तरह से एक ड्रॉ किया था। हमने कहा था भाई इस तरह से आपकी जो है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए मैंने कहा था भाई इस तरह से आपका कैपेसिटर जो है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक चार्ज और फिर डिस्चार्ज, ऐसे हमने कहा था, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, ऐसे हमने कहा था। और हमने कहा था कि जो आपका यहाँ पर है ये मैक्सिमम आपका जो है ई एम आता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये बनता है आपका ये वाला ईडीसी। मतलब जो आपका रिपल होता है वो यहाँ पर क्या करता है, फ्लक्चुएशन करता है इस ईडीसी, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। तो ये अभी भी प्योर डीसी नहीं है। अगर हम इसकी मीडियन वैल्यू ले लें, ऐसी वैल्यू को ले लें, तो यहाँ पर इसमें रिपल और भी कम हो जाते हैं। और हमने इस मीडियन वैल्यू को यहाँ पर ये कहा था कि जब ये ई एम टी अपॉन में आर एल सी था, तो ये वाला जो पोर्शन होगा आपका ये, इसमें और भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मतलब फ्लक्चुएशन किसके किसी बीच हो रहा है, ई एम माइनस ई एम टी अपॉन में आर एल सी के बीच, जो हमने इक्वेशन निकाली थी लास्ट टॉपिक में। और मैंने कहा था भाई ये इसके फ्लक्चुएशन हो रहा है, हम अभी भी इसको प्योर डीसी नहीं बोल सकते। अगर हम इसका मीडियन वैल्यू ले लें, इसकी माध्य वैल्यू को ले लें, तो हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि हमें फ्लक्चुएशन और भी कम हो गया है। तो ये इसकी मीडियन वैल्यू को जब ये इसके बीच में डिफरेंस ई एम टी अपॉन टू आर एल सी और ये इसका बीच पॉइंट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, ये बन जाएगा ई एम टी अपॉन में टू आर एल सी, ई एम टी अपॉन में टू आर एल सी। और किसके किसके फ्लक्चुएशन होगा, ई एम और ई एम अपॉन टी अपॉन में टू एम आर एल सी, इसके बीच फ्लक्चुएशन होगा। और इसमें आपका जो ये है ना जो उर्मी का रिपल वेक्टर, रिपल जो करंट वोल्टेज है आपका, तो रिपल करंट का जो वोल्टेज अपने पास में आ रहा है, रिपल करंट का जो वोल्टेज कंपोनेंट आ रहा है वो मिल रहा है आपको ई एम टी अपॉन में टू आर एल सी। अभी भी ये कंपोनेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मतलब अभी भी पूरी प्योर रिपल नहीं हुई। हम इसको और हाफ कर सकते हैं, इसको हाफ करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो ये ई एम टी अपॉन में फोर एल सी हो जाएगा। फिर इसको करें ई एम टी अपॉन में एट आर एल सी। इस प्रकार से क्या होता है, रिपल कंटिन्यूसली यहाँ पर दूर होता है। लेकिन अपन इस मेथड को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अपन ने इसका मीडियन पॉइंट ले लिया। अब हम कहते हैं कि रिपल हमारे पास में इतना आता है, और हम जो इस वेव को एक आरादंती सॉ टूथ वेव के अकॉर्डिंग इसको मान सकते हैं। अपन यहाँ पर आरादंती वेव इक्वेशन कुछ ऐसे है आपका, इसको इसके अप्रोक्सीमेट में इसको मान सकता हूं, जो ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग को, है ना। और इसको मैं यहां से क्या बोलता हूं कि आपका टी क्या है, टी जो है आपका एक ये कह सकते हैं टू कैपेसिटर की टू चार्जिंग के बीच का समय बोल सकते हो, या यहां से लेकर के आपकी पूरी चार्जिंग होने के बाद डिस्चार्जिंग, मतलब दो डिस्चार्जिंग के बीच का समय, ऐसा भी बोल सकते हैं, या दो फुल चार्जिंग के बीच का समय, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। तो एक कंप्लीट जो कंप्लीट चार्जिंग में आपका जो कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज होता है, उस कंप्लीट चार्जिंग में हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज मुझे इतना मिलता है, और हम उसको एक सॉटूथ वेव की भांति मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो महत्तम जब आवेशन होता है, इसका महत्तम आवेशन हम बोलते हैं कितने समय तक होता है, इसका टी समय तक होता है। यहां से अगर समय को बोल दूं मैं, यहां से डिस्चार्ज हो गया, फिर से समय कितना हो रहा है आपका, तो महत्तम आवेशन कितना हो रहा है, या फिर यहां से यहां बोल सकता हूं इसको मैं, यहां से यहां तक का ये समय,
इसको भी टी बोल सकता हूं, महत्तम आवेशन। और आपका कैपिटल टी क्या है, दो मैक्सिमम चार्जिंग के बीच का टाइम, ये ध्यान रखना। एक कंप्लीट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच का समय भी कह सकते हैं इसको, तो ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये आपका एक महत्तम चार्जिंग के टाइम अगर लगा समय इसको टी है, कैपेसिटर की मैक्सिमम चार्जिंग होती है और मैक्सिमम चार्जिंग के समय लगा समय स्मॉल टी है, तो उस टी समय के पश्चात अगर हम उर्मिका वोल्टेज की बात करते हैं, रिपल वोल्टेज की बात करते हैं, तो हमने कहा था E इजिकल टू वो मुझे मिलता है ई एम अपॉन में 2RLC और ये T माइनस 2T। इसको हमने जो आरादंती वेव इक्वेशन, जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसको चेंज करके आप लोगों ने सॉल्व किया भी लास्ट क्लासेस में, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग को एज अपन मानते हैं किसकी भांति, हम एक आरादंती सॉटूथ वेव के अकॉर्डिंग इसको मानते हैं और ये कहते हैं कि कंप्लीट टू चार्जिंग या कंप्लीट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच का टाइमिंग वो यदि कैपिटल टी है, तो इस कैपेसिटर को जब आपका वोल्टेज आएगा रेक्टिफायर से, तो रेक्टिफायर जब वोल्टेज आएगा तो इस कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्जिंग के लिए अगर स्मॉल टी समय लगता है, तो आफ्टर स्मॉल टी टाइम हम इस जो रिपल वोल्टेज को इस प्रकार से आरादंती वेव इक्वेशन की भांति मानते हुए इसको यहाँ पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे लिए उस इक्वेशन को फूरियर सीरीज से, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने पर हमारे पास ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। तो इस प्रकार से मुझे रिपल वोल्टेज की एक कंप्लीट स्मॉल टी टाइम के पश्चात, महत्तम आवेशन के पश्चात जो मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है रिपल वोल्टेज की, वो मुझे इतनी वोल्टेज यहाँ पर मिलती है। तो ये आपका जो रिपल वोल्टेज आ जाता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन अपनी बन जाती है। अगली इसको हम बोल दूँ फर्स्ट, ये सेकेंड, इसको इक्वेशन बोल देता हूँ मैं थर्ड, ऐसा बोल देता हूँ इसको मैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब क्या है इसका, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं भाई लास्ट जो अपने इसमें हम इसको कहते हैं कि यहाँ हम इसका वर्ग माध्य मूल वेग निकालते हैं। रिपल आपका एसी कंपोनेंट है और एसी कंपोनेंट चलता है वो VRMS के अप्रोक्सीमेट चलता है, तो हम यहाँ पर इसकी VRMS निकालते हैं। मतलब ERMS की अगर बात कर देता हूँ मैं इसको, तो ERMS क्या होता है, तो कंप्लीट साइकिल में आपका जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज के अपन स्क्वायर है, उस स्क्वायर के मीडियन के, कंप्लीट साइकिल में कहते हैं ना कि ये तो होता है वोल्टेज के स्क्वायर के मीडियन के अंडर रूट को, तो अंडर रूट मैंने इधर लगा दिया, तो यही तो आएगा आपका। कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, तो कंप्लीट साइकिल के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/T, और कहां से कहां तक कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब 0 to T, जो मैक्सिमम टू चार्जिंग के बीच का समय माना है मैंने, तो 0 to कैपिटल T, और ये बनता है अपने पास में E स्क्वायर, और कितना बनता है साथ में dt। अब E की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, तो ERMS का जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ है, 1/T एज इट इज़ है, ये आपका 0 to कैपिटल T है। E स्क्वायर जगह E स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बन जाता है आपका EM स्क्वायर अपॉन में 4RLC स्क्वायर, RL स्क्वायर C स्क्वायर, और साथ में कितना है, ये है T माइनस 2T का होल स्क्वायर dt। इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरे को, तो ये बनता है इज इक्वल टू ERMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर AC के लिए बात करते हैं अपन इसके लिए, उसी कंपोनेंट को अपन निकाल रहे हैं, तो ये EM स्क्वायर अपॉन में 4RL स्क्वायर C स्क्वायर T, ये निकाल लेते हैं। और यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो क्या बनेगा 0 to कैपिटल T, ये बन जाएगा A स्क्वायर, मतलब स्मॉल t है ना ये आपका, कैपिटल T माइनस स्मॉल t, कैपिटल T माइनस स्मॉल t, ऐसा है ये कैपिटल T माइनस 2t, तो A का वर्ग मतलब ये प्लस B स्क्वायर, तो 4T स्क्वायर प्लस माइनस 2 to 4 स्मॉल t कैपिटल T, यही हो जाएगा। और साथ में आ गया आपका ये dt, यही है इसका। तो ये जो t तो है ये आपका फुल चार्जिंग का समय है, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब डिस्चार्जिंग कैपिटल T फुल चार्जिंग का समय, और ये कैपिटल T ही रहता है, आगे के लिए भी उसको कह सकते हैं अपन। तो कैपिटल T आपका यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट करने पर मुझे यहाँ से मिलता है दैट, इंटीग्रेट करता हूँ सॉरी, तो EM स्क्वायर अपॉन में 4RL स्क्वायर C स्क्वायर कैपिटल T तो एज इट इज़ है, और यहाँ से इंटीग्रेट इसको कर रहा हूँ अब मैं, तो ये बन जाएगा आपका कितना T स्क्वायर स्मॉल t, ये होगा dt के रिस्पेक्ट में, कैपिटल T तो कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा आपका 4
टी क्यूब अपॉन में 3, फिर माइनस का 4 कैपिटल टी बाहर, और टी डी टी मतलब टी स्क्वायर अपॉन में कितना है ये 2, और लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 टू कैपिटल टी हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बनता है ई एम स्क्वायर अपॉन में 4 RL स्क्वायर सी स्क्वायर टी एज इट इज़ है। यहाँ जब अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट सब 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन अपर लिमिट से क्या बनेगी इसकी वैल्यू, ये बन जाएगा आपका टी क्यूब प्लस ये बन जाएगा 4 कैपिटल टी क्यूब अपॉन 3, और माइनस ये क्या बन जाएगा 4 टी क्यूब अपॉन में 2, ऐसा हो जाएगा, है ना। और साथ में ये ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैपिटल टी क्यूब कॉमन निकाल लूँ इसमें से मैं, है ना। तो ये बनेगा आपका इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर अपॉन में 4 RL स्क्वायर सी स्क्वायर टी, और टी क्यूब कॉमन निकला, और साथ में क्या है 4 भी कॉमन निकल गया, ये 4 कॉमन निकला, बचा के चलो यहाँ लिख देता हूँ 4 टी क्यूब कॉमन निकाल लिया एज इट इज़ मैंने। यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, 6 आएगा, और ये हो जाएगा कितना 6 प्लस 4 तो कॉमन निकल चुका है 2 माइनस 4 तो कॉमन निकल चुका है 3, ये तो रहेगा, ठीक है ना। और ये अपने पास में इतनी इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ से ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, इस टी स्क्वायर से एक टी भी कैंसिल हो गया, तो जो बचेगा मेरे पास में यहाँ क्या बच रहा है उसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे पास बच रहा है ई आर एम एस स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, क्या बच रहा है मेरे पास बच रहा है ई एम स्क्वायर अपॉन में कितना बच रहा है आर एल स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऊपर बच जाएगा कितना टी स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो गया आपका 6 में से ये हो गया आपके 6 और 2 8, 8 में से 5/6 यही होगा, तो 5/6 ऐसे ही कुछ बच रहा है ना, 5/6 ऐसे कुछ बच जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें, तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या बच रहा है आपका, पूरे को सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ से ई एम अपॉन में भाई इसका स्क्वायर हटा के उस पर अंडर रूट चढ़ाऊँगा मैं, तो जब इसको अंडर रूट चढ़ा के सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आने वाली है टी स्क्वायर माइनस 4TT और प्लस 4T स्क्वायर, तो 4T क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर टी, ठीक है, और आपका 2T टी स्क्वायर बाय 2, ठीक। इसको अपन ने क्या किया कॉमन निकाल लिया, इसमें से मैंने रख दी कैपिटल ट्यूब, तो टी क्यूब 4T क्यूब 4T क्यूब अपॉन 2 4T क्यूब अपॉन 3 6 प्लस 2 8 8 माइनस 3 5, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका बाहर निकल कैंसिल हो गया, वो बचा आपके पास में। अब ई आर एम एस जो बच रहा है आपका ई आर एम एस, ये ई आर एम एस क्या हो रहा है दैट्स इज इक्वल टू अंडर रूट लगा दें इसके ऊपर, अंडर रूट लगा के सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास जो बचेगा ये हो जाएगा आपका ई एम टी अपॉन में आर एल सी, है ना, और साथ में ही बच जाएगा अंडर रूट 5/6, कितना बचेगा आपका अंडर रूट 5/6, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसमें से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, आपका 4T क्यूब कॉमन निकाल रहा हूँ मैं इसमें से। जब 4T क्यूब में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 4T था नहीं, तो ये बन जाएगा आपका T क्यूब, और सॉरी T क्यूब बाहर निकल गया, ये हो जाएगा आपका 1 कितना बन जाएगा ओनली, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4T क्यूब कॉमन निकल गया, 1/4 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका 1/3, और ये बन जाएगा आपका 1/2। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास जो बचने वाला है वो आने वाला है 1/12, मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी ई एम स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, इतना बच गया, और ये बन जाएगा 1/12। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, इस पर अंडर रूट चढ़ाऊंगा, तो ई एम टी ये बाहर आर एल और ये सी, और ये बन जाएगा आपका 2, और साथ में क्या रहेगा अंडर रूट 3,
जब इस अंडर रूट लेके इसको सॉल्व करूंगा तो ये ई आर एम एस मेरे पास में आता है। ये ई आर एम एस कौन सा है? जो रिपल इसमें प्रेजेंट था, इसको हमने सॉ टूथ वेव की भांति मान करके हमने सॉ टूथ वेव के लिए फूरियर सीरीज की हेल्प लेके इसको सॉल्व किया। ठीक है, किस टाइम के लिए? मैक्सिमम चार्जिंग का समय स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी से अधिक समय के लिए ये इसकी चार्जिंग के समय इतना वोल्टेज हमको मिल जाता है। सॉ टूथ वेव की भांति मैंने इसको मान लिया और ये मैक्सिमम मैंने वोल्टेज निकाला सॉ टूथ वेव की भांति मान करके। तो इसको मैंने फिर रूट में स्क्वायर निकाला, क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो आपकी एसी कंपोनेंट ही रही है, जो आपका रिपल फैक्टर है वो, तो ई आरएमएस निकाल लिया। ई आरएमएस निकाल के सॉल्व किया, तो मैंने जो ई आरएमएस निकाला है वो ई आरएमएस आया आपका EMT अपॉन में 2RLC। अब आपके पास EDC है, आपने ई आरएमएस कंपोनेंट भी निकाल, भाई इस EDC में ये ई आरएमएस था, आपने इसको अलग से लेके करके आरएलएनटी वेव इक्वेशन की भांति मान करके सॉल्व करके हमने इसकी ई आरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जब वैल्यू फाइंड आउट करिए तो अपन इसमें क्या निकालना चाहते हैं? अब इसमें अपन रिपल निकालना चाहते हैं। तो रिपल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो रिपल का फॉर्मूला जो होता है आपके पास में, ये क्या होता है? ई आपका जो AC है, और AC किसके रूप में? आपका जो है RMS के रूप में है, तो EAC या ERMS अपन कह सकते हैं इसको, है ना। ERMS निकाला मैंने, तो ERMS या EAC, क्योंकि AC और RMS की वोल्टेज की बात करते हैं अपन उसके अंदर, अपॉन में EDC, यही तो होता है। अब यहाँ से R इजिकल टू ERMS हमने निकाली, वो रही, ये है आपकी EMT अपॉन में 2√3RLC, और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? EDC, मतलब आपका जो EDC कंपोनेंट है वो वाला, मतलब पूरा पूरा ये कंपोनेंट, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा आपका बटे में, तो बटे में रहने की बजाय इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई में लिख दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आने वाला है ये। तो ये EM माइनस ये है आपका EMT अपॉन में 2RLC, यही तो है। EM में से कॉमन निकाल के काट दूंगा उसको मैं, ठीक है। बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास बचेगा T अपॉन में 2√3RL है, बिल्कुल ये। साथ में क्या है आपका C है, और ये बन जाएगा 1 माइनस T अपॉन में कितना है? 2RLC, ये वाली टर्म मेरे पास बन जाती है। EM कॉमन निकाल के मैं काट देता हूँ इसको। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से और कंपोनेंट्स क्या है, मैं काम करता हूँ इसमें आपका जो है LCM ले लेता हूँ इन दोनों का। तो इन दोनों का जब LCM लूँगा तो क्या बन जाएगा? रिपल कंपोनेंट, ये कैपिटल T है, अपॉन में 2√3 है, RLC भी है, और ये बन जाएगा आपका 2RLC माइनस T, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका? 2RLC। LCM ले लिया, ये 2RLC से 2RLC एज इट इज कैंसिल हो गया आपका, है ना, ऐसा से कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है आपके पास में? आपके पास में यहाँ जो बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पर R इजिकल टू, और साथ ही साथ जो ये आपका जो है यहाँ से ये जो RLC है ना, मैं इसको इस प्रकार लिख दूं कि T अपॉन में यहाँ से T अपॉन में यहाँ से √3 था इसे, ठीक है। 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, ले लिया। इन द ब्रैकेट क्या बच जाता है आपका? ये RLC और माइनस T/2, यही तो बचता है भाई। दोनों में से 2 फिर से कॉमन निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाला तो क्या हो गया भाई? RLC बच गया और माइनस का T/2 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर आप जो कहते हो RLC है, इसको अपन बोलते हैं परिपथ का कालांक। कालांक मतलब वो समय या 2 मैक्सिमम चार्जिंग के बीच का समय, या एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग के बीच का समय, या 2 मैक्सिमम चार्जिंग का समय, इसी को परिपथ का अपन क्या कहते हैं? कालांक कहते हैं। और ये परिपथ का कालांक जो होता है ये संधारित्र समय अंतराल T के सापेक्ष बहुत अधिक होता है। मतलब इस कैपिटल जिस इसके कंपैरिजन में आ रहा है ना T, इसके रीजन में ये बहुत बहुत ज्यादा होता है कालांक। मतलब देखो T क्या है आपका? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का समय या 2 मैक्सिमम चार्जिंग का समय, लेकिन जो परिपथ का कालांक है, परिपथ जिस समय में चार्ज या डिस्चार्ज होता है या चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होने की उसकी कैपेसिटी होती है, उसको इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब वो काफी इसके कंपैरिजन में काफी तेजी से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो सकता है वो, तो उस कंडीशन से अपन यहां पर इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि RLC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल T, तो ये इसके कारण से ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसको अपन इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या बनता है आपका? T अपॉन में कितना बनता है? 2√3, और साथ में कितना बन जाता है? सिर्फ आपका RLC।
अरे भाई टी क्या है आपका परिपथ का कालांक, और यहां पर ये हाफ आ रहा है, पहली चीज तो ये हो गई है ना। और यहां पर आरएलसी है आपका कालांक, कालांक मतलब कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच समय, ये तो अपने को मिल रहा है रेक्टिफायर से आने वाला। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो अपन सर्किट लेते हैं उस सर्किट में आर और सी का मल्टी मैंने शुरू में बताया था, ये भी एक टाइम के बराबर है। और ये जो टाइमिंग होता है ये आपका जो इस कैपिटल टी से बहुत बहुत ज़्यादा, इसके कंपेयर पहले ज़्यादा था, ऊपर से आधा और हो गया तो और भी ज़्यादा है ये, तो आर एल सी की वैल्यू T/2 से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अपन इसको नेग्लिजिबल मान के आर एल सी को यहाँ पर ले लेते हैं, तो R इजिकल टू T/2/3 आर एल सी मेरे पास में यहाँ पर मुझे मिलता है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन मेरे पास मिल जाती है मुझे, इक्वेशन नंबर 4। ये आपका रिपल कंपोनेंट आता है, इतना रिपल फैक्टर हमारे पास में है एसी कंपोनेंट, ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं दो चीजों की। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर लेता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एफ ही होती है भाई। इनपुट आप एफ दे रहे हो तो आउटपुट भी क्या होता है आपका? एफ ही होता है। तो यहां से हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/f लिख सकते हैं अपन इसको यहां पर। तो मैं यहां लिख देता हूं R इजिकल टू कितना बनता है, तो ये बनता है आपका 1 में कितना हो जाता है 2√3 है ही सही, और RL F और ये C फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में इसको इस प्रकार से लिखता हूं मैं। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास में इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है मुझे, इसको पूरे को टर्म को सॉल्व करता हूँ तो 0.288 अपॉन में RLFC, ये रिपल कंपोनेंट आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आता है। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करता हूँ मैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो अपन बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/2f होती है ना। मतलब इनपुट आपने दिया है अगर 50 हर्ट्ज का, तो आउटपुट आपको इस पर 100 हर्ट्ज का मिलता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। तो T इजिकल टू 1/2f रख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ रख के सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है? R इजिकल टू, ये वैल्यू को यहाँ पुटअप करता हूँ मैं इसमें, तो मुझे मिलता है 1/4√3 RLFC, ये मुझे मिल जाता है, होता है ना। अब यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर ये मिलता है मुझे 0.144 अपॉन में RLFC स्मॉल r इजिकल टू, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इतना रिपल मेरे पास आता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल थोड़ा ज्यादा है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल थोड़ा सा कम है। तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल हमें कम प्राप्त होता है, इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर को ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। साथ ही साथ हम यहां पर यह कह रहे हैं कि रिपल आपका डिपेंड कर रहा है एक तो लोड पर, लोड आरएल पर, कि अगर लोड आरएल बढ़ा दोगे तो रिपल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में इसलिए रिपल क्या हो गया आपका? कम हो गया। साथ ही साथ कैपेसिटर के जो आपका कैपेसिटेंस है उसके ऊपर हम ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लेंगे तो रिपल हमें उतना ही यहां पर कम प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन तीनों वैल्यूज को बढ़ाने पर मेरे पास रिपल कम हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोड आरएल को क्या लेते हैं? बहुत बहुत ज्यादा, और यही कारण है कि मैं आरएलसी को क्या ले रहा हूं? बहुत ज्यादा ले रहा हूं। यहां भी मैंने कहा है आरएलसी बहुत ज्यादा है ना। तो आरएलसी के ज्यादा होने से क्या होता है? आरएलसी के ज्यादा होने से हमारे पास रिपल काफी कम हो जाता है। आरएलसी बढ़ाने के लिए या तो आप आरएल को बढ़ा दो या कैपेसिटर सी को अपन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन RLCF इनकी वैल्यू बढ़ाकर रिपल को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी होता है कि आपका जो यहाँ पर इसमें है कि इसमें वोल्टा नियमन में भी सुधार हो जाता है थोड़ा सा। इसमें अगर हम कहें तो ये सब साथ साथ, और रिपल कम होने के साथ साथ इस फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उसमें वोल्टा नियमन में भी क्या हो जाता है? थोड़ा सुधार हमें मिल जाता है। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन भी यहाँ पर सुधर जाता है इस RL, F और C की वैल्यू को बढ़ाने पर। तो इस तरह से अपन यहाँ बात करते हैं। तो ये होता है अपने पास में कौन सा? ये होता है आपके पास में शंट कैपेसिटर फिल्टर। दूसरे हम फिल्टर की बात करते हैं, और दूसरा फिल्टर जो हमारे पास में होता है वो फिल्टर होता है आपके पास में कौन सा? वो होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। हम बात करते हैं किसकी? सीरीज इंडक्टर फिल्टर की बात करते हैं। मतलब अब हम यहाँ किसको यूज कर रहे हैं? हम एक इंडक्टर को यूज करते हैं। वी यूज हियर एन इंडक्टर, एक इंडक्टर को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और उस इंडक्टर को यूज करके जो है हम यहाँ पर एक और फिल्टर को रेडी करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपके दोनों ही एल और सी दोनों अलग अलग होते हुए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा यूज नहीं किए जा सकते, कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कुछ कमी रह जाती है। और यहाँ पर हमें प्योर
कह सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है फाइंड नहीं होता, रिपल कंपोनेंट पूरी तरह से इसमें अलग नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि अपन आगे बात करेंगे पाई सेक्शन और एल सेक्शन फिल्टर की, उन दोनों में हम इन दोनों को साथ में यूज़ करने वाले हैं, बट हमको इसको अलग अलग स्टडी करना पहले ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पहले यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो आपका जो दूसरा यहाँ पर फिल्टर होता है वो फिल्टर होता है कौन सा, वो फिल्टर है आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर हम इसको यहां पर यूज करते हैं एज अ इंडक्टर। हम यहां पर एक इंडक्टर को एज अ फिल्टर यहां पर यूज करते हैं, और यहां पर इंडक्टर आपका सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। वहां हमने कहा था भाई, वहां हमने क्या किया था, शंट कैपेसिटर में हमने जो क्या किया था, ये आपका रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रही थी मुझे, और रेक्टिफायर से मिलने वाली आउटपुट के साथ में ये लोड जुड़ा हुआ था, और इस लोड के साथ में हमने क्या कर दिया था, एक कैपेसिटर को यहां पर जोड़ दिया था। और हम वहां कह रहे थे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का अगर आप रिएक्टेंस बोले तो XC इजिकल टू 1/ωc होती थी। और डीसी के लिए अगर प्योर डीसी की बात करें, डीसी के लिए ओमेगा बराबर क्या होती है आपकी, 0 होती है। और एसी के लिए ओमेगा कभी भी 0 नहीं होती, ओमेगा इजिकल टू 2πf ये होता है आपका एसी के लिए। तो ये क्या कर रहा था, ये जो आपका कैपेसिटर था ये डिस्चार्ज हो रहा था, सॉरी ये चार्ज हो रहा था, किसकी हेल्प से, इस रिपल कंपोनेंट की हेल्प से। तो रिपल तो आपका सारा का सारा इसमें से पास हो रहा था, बट ये क्या करता है आपके डीसी को ओमेगा बराबर 0, ओमेगा बराबर 0 होते ही एक्सी बराबर क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। मतलब डीसी के मार्ग में यह इन्फिनिटिव आपका पाथ, इन्फिनिटिव रिएक्टेंस को अवेलेबल करता है, क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो डीसी कंपोनेंट है वो यहां से नहीं जा पाता, वो आपका यहां चला जाता है, और एसी कंपोनेंट सारा का सारा यहां पर बह जाता है। और साथ ही साथ जब भी आपकी करंट कम या ज़्यादा होती, सपोज करो आपकी करंट ऐसे हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में ये भी बार बार डिस्चार्ज होकर के उस करंट को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इसलिए तो मैंने कहा है कि आपके इसको यूज़ करने से आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी थोड़ा सा सुधर जाता है, हमें थोड़ा सा अच्छा वोल्टेज यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से अपन यहां पर यूज कर रहे थे इस कैपेसिटर को, ठीक है ना। अब हम यहां देखते हैं कि भाई इस कैपेसिटर को हमने यूज किया था, बट ये एक अच्छा फिल्टर नहीं माना जाता है, इसलिए हम दूसरा फिल्टर बनाया गया, और वो फिल्टर बनाया गया सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम जो है एक इंडक्टर को, आपका रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को अपन लेंगे, ये आपका रेक्टिफायर होता है यहां पर। रेक्टिफायर का सिर्फ मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, या अपन इसका अगर सर्किट ही बना सके तो सर्किट भी हम इसका बना सकते हैं। सर्किट के लिए मैं बिल्कुल बना सकता हूं यहां पर कि ये आपकी प्राइमरी कॉइल होती है ना, इस तरह से प्राइमरी कॉइल है, और इस प्राइमरी कॉइल पर हमने दिया है एसी इनपुट। ये एसी इनपुट आपको यहां मिला है यहां पर, ठीक है ना, ये एसी इनपुट हमने यहां पर दिया है इसको, एसी इनपुट। और ये इसकी आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है यहां पर इस तरह से, और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ में यहाँ हमने एक डायोड जोड़ा है, ये आपका है डायोड D1, एंड दिस इज द डायोड D2, ये आपका सेकंड डायोड है, डायोड D2। ऐसे दो डायोड मैंने यहाँ जोड़ रखे हैं, D1 एंड D2 इस तरह जोड़ रखे हैं। और इन डायोड्स के बाद में यहाँ पर हमें आउटपुट लेनी होती है, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल टैप्ड, आपका जो फुल रेक्टिफायर एक सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर है, तो यहां से टैपिंग लेते हैं, और टैपिंग लेकर के हम क्या करते हैं आगे की तरफ, इसमें जो है यहां पर लोड लगा देता हूं मैं। तो ये लोड मैंने यहां लगा दिया, ऐसे लोड लगा दिया, ऐसे ये लोड RL लगा रखा है मैंने इसमें यहां पर। और इन दोनों को मैं क्या करता हूं यहां पर इस तरह से कनेक्ट करता हूं ऐसे, और यहां पर मैं एक यूज करता हूं एक इंडक्टर। ये मैंने इंडक्टर यूज कर दिया है इसमें, मैंने ये मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है L, ठीक है। तो ये इंडक्टर मैंने यहाँ लगा रखा, और इसके ऊपर मैंने डबल लाइन ऐसे खींच दी है। इसका मतलब ये आपका जो है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो ये आपका इंडक्टर लगा दिया, और इंडक्टर से आपने इसको जोड़ दिया। इसके साथ में आपने सीरीज में इसको जोड़ा है, इसको बोलते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर, है ना। और वो था आपका शंट कैपेसिटर, कैपेसिटर को शंट किया था आपने वहां पर,
शंट किया था मतलब पैरेलल में होता है, यहाँ पर सीरीज इंडक्टर, यहाँ पर इंडक्टर को हमने आरएल के साथ में क्या लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। अब ये जो आपका इंडक्टर होगा ये चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसकी कैसे होती है तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे।